हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा है आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है डीपीएसपी का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने पिछले लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 40 तक, 42 तक, 36 से 42 तक हमने डिस्कशन कर लिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। आज हम आर्टिकल 42 के आगे नेक्स्ट आर्टिकल 43 से लेकर आर्टिकल 51 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या प्रोविजंस किए गए हैं? आर्टिकल 43 बेसिकली जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, कर्मकार हैं, उनके बारे में बात करता है, प्रोविजंस देता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये प्रोविजंस है कि राज्य कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश के अवसर, मनोरंजन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की स्थापना का प्रयास करेगा। ठीक है, ये इंडस्ट्री की बात हो रही है वर्कर्स के लिए। ए लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए ये प्रोविजंस किए गए हैं। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा जो आर्टिकल 43A कर्मकारों से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री के वर्कर से। इस आर्टिकल 43A प्रोविजंस है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज के, सारे जितने भी इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट है, उनमें क्या है, कर्मकारों को भी क्या किया जाए, पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, उनको भी भागीदारी का मौका दिया जाए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। हालांकि ये आर्टिकल मूल रूप से संविधान में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इसे आर्टिकल 43A ऐड किया गया। कब? किस संविधान संशोधन के तहत? 42 ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को क्या किया गया, ऐड किया गया, जोड़ा गया। ओके, तो आगे हम देखते हैं आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 में 43A देखा हमने, 43B देखेंगे। 43B किसकी बात करता है, क्या प्रोविजंस है? सहकारी समितियों का संवर्धन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, प्रोविजंस नहीं था, इसे भी जोड़ा गया। कब? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 43B क्या कहता है, क्या प्रोविजंस है कि राज्य सहकारी समितियों के संवर्धन, उत्तरदायित्व, कार्य गठन आदि को करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 43B सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 44। ठीक है, इसमें ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है थ्रू आउट कंट्री। ठीक है, क्योंकि चुनाव भी है 2024 में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता की बात है। आर्टिकल 44 में प्रोविजंस है कि
राज्य भारत के सर्वत्र क्षेत्र के लिए, थ्रू आउट ओवर द इंडिया, राज्य भारत के सर्वत्र क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 44 में। हमने आर्टिकल 43, 43A, 43B, 44 देख लिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में क्या प्रोविजंस है? 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर लेने तक, ठीक है, राज्य क्या करेगा? जो भी बच्चे अपने 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे या पूरी करने वाले या पूरी करने तक सभी बच्चों की देखभाल करेगा। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, फ्री कंपलसरी एजुकेशन की दिलाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6, ये बात कही गई है। और इसे भी कब जोड़ा गया था? 42nd। नहीं, ये तो पहले से ही था ना, जोड़ा नहीं गया था। हालांकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत फंडामेंटल राइट्स, शिक्षा का अधिकार बनाया गया ना। किसमें? शिक्षा का अधिकार किसमें है? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई है। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और ये राइट टू एजुकेशन भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ स्टेट दिलाने का, स्टेट द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी होगी? कर्तव्य किसका होगा? माता पिता या संरक्षक का, गार्जियन जो भी होगा, वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का उनका कर्तव्य होगा। या स्टेट क्या करेगा? फंडामेंटल राइट्स के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा सुनिश्चित करेगा। यहाँ 1 से 6 वर्ष तक की बात की गई है, 6 वर्ष तक के बच्चों की, 6 से 14 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 46। ओके, आर्टिकल 46 क्या कहता है? क्या प्रोविजंस है आर्टिकल 46 में? कि SC ST और जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्टेट क्या करेगा? शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था करेगा। ठीक है, एजुकेशन और इकोनॉमिक। SC ST और दुर्बल वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था करेगा। अर्थ मतलब पैसा, इकोनॉमिक तरह से उनको सफल बनाने का प्रयास करेगा, ताकि समाज में क्या हो सके? सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, उनको भी समाज में वो स्थान मिल सके। ठीक है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड द वीकर सेक्शन, ठीक है, फॉर सोशल जस्टिस। तो आर्टिकल 46 में हमने ये देख लिया ये क्या क्या प्रोविजंस किए थे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 शिष्ट जीवन स्तर, पोषाहार, लोक स्वास्थ्य, एक प्रोविजन। सेकंड, मादक पेयों, हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध की बात करता है। ठीक है, कि राज्य क्या करेगा? शिष्ट जीवन स्तर, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य और मादक पेयों, हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। प्रतिबंध सिर्फ इस पर मादक पेय, हानिकारक औषधियों पर। यहां में देखा शिष्ट जीवन स्तर जो था वो वर्कर्स के लिए था। ठीक है, कर्मकार, वर्कर। लेकिन यहां जो बात की जा रही है शिष्ट जीवन स्तर, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य, किसकी बात की जा रही है? नागरिकों की बात कर रहा है ये। ठीक है, सिटीजन्स की बात कर रहा है। हालांकि कर्मकार जो होंगे वो भी तो सिटीजन्स ही होंगे। यहाँ सिटीजन्स की बात की जा रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन लेवल और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है
कि राज्य नागरिकों के शिष्ट जीवन स्तर, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि मादक पेयों, हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, वैसे मादक पदार्थ और औषधियां जो मेडिकल लाइन में यूज नहीं होती, नहीं सॉरी मेडिकल लाइन में यूज होती हैं, उनको छोड़कर प्रतिबंधित करने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेडिकल लाइंस में दवाएं बनती हैं या सिरप जो भी कुछ बनते हैं, उनके लिए ये औषधियाँ लीगल है, लाइसेंस मिलता है कंपनियों को। बाकी और कोई भी नागरिक या कोई व्यक्ति संगठन क्या नहीं कर सकता, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता या उत्पादित नहीं कर सकता या बना नहीं सकता, उस पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 47। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है, प्रोविजंस है आर्टिकल 48 में कि राज्य, स्टेट, सबसे पहले स्टेट से हम यहाँ बात करते हैं, स्टेट कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स का मतलब है कि यूनियन, संघ या केंद्र। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर केंद्र या संघ कानून बनाता है और अपने अपने क्षेत्र में स्टेट्स, राज्य। ठीक है, तो यहाँ स्टेट से मतलब, राज्य से मतलब यूनियन और राज्य दोनों से है, जैसे यूपी राज्य है, एमपी स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 48 में प्रोविजंस है कि राज्य कृषि और पशुपालन को, कृषि और पशुपालन को क्या करेगा? आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ये तो इसमें एक पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें जो कहा गया है कि जो पशु हैं, गाय, बछड़े, दुधारू पशु, भारवाहक पशु, इनके जो वध का या ब्रीड्स हैं, इनके ब्रीड्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और वध को क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, काउस, मिल्च एंड अदर ड्रॉट एनिमल्स। ओके, कृषि पशुपालन में गाय, बछड़े, दुधारू पशु और मालवाहक पशु। मालवाहक मतलब युवा पशु जो माल गुड्स को ढोते हैं, जैसे बैल वगैरह। ठीक है, घोड़ा हुआ, घोड़े से भी तो ढोते हैं। इस तरह। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 48A। 48 में 48 जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? वैसे इसमें है कि आर्टिकल 48 में कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का क्या किया जाएगा? राज्य द्वारा संरक्षण किया जाएगा। तो इसे जोड़ा गया कब? 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये भी 1976 में जोड़ा गया, तो 2 में, और ये भी। ओके, और वन संरक्षण वाइल्ड लाइफ से एक्ट भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड द सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस प्रावधान को, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, इस प्रावधान को 48A आर्टिकल जोड़कर डीपीएसपी में 1976 में स्टेट के लिए क्या बना दिया गया? पॉलिसी मेकिंग में इस स्टेट के लिए इस प्रावधान को रखा गया, पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 49। 49 क्या कहता है कि जो देश के अंदर, कंट्री के अंदर जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ठीक है, ऐतिहासिक संस्मारक हैं जो देश के महत्व के लिए हैं,
नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, ठीक है, उनका जो संस्मारक है, स्थल है, कलात्मक वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण स्टेट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक्स, ठीक है। और जो इनका एक्सपोर्ट है, जो पुरानी चीज़ों का, वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है ना बाहर चोरी से, इसका भी संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। जैसे मूर्तियाँ हो गई, काफ़ी मूर्तियाँ इस समय वापस लाई गई हैं देश में मोदी जी के कार्यकाल में, ठीक है। तो इनके संरक्षण की बात ये आर्टिकल 49 करता है, या इसमें 49 में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 50 है, 50 बात करता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। प्रोविजंस है कि राज्य अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा, ठीक है। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सकी न्यायपालिका तो वैसे ही पहले से भी अलग ही है, ओके। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो 51 है, इसमें 4 प्रोविजंस हैं, और आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। विदेश नीति से ही संबंधित है। दिस आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके। इसमें पहला जो प्रोविजंस है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के वृद्धि का प्रयास स्टेट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड है न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ओके। मेंटेन्स जस्टिसेबल एंड ऑनरेबल रिलेशंस। थर्ड वन, अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति नागरिकों के अंदर की बात करता है ये, ठीक है, सिटीजन्स की नागरिकों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति आदर उत्पन्न हो या आदर आए, ऐसा प्रयास स्टेट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ओके। लास्ट जो इसमें प्रावधान है आर्टिकल 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है निस्तारण कैसे किया जाएगा, मध्यस्थता के थ्रू किया जाएगा, आर्बिट्रेशन के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से निस्तारण, ये है आर्टिकल 51 में। तो हमने जो रेस्ट पार्ट था डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, हमारा ये लेक्चर यहीं पूर्ण हुआ, ओके। हमने पहले भी देख ही लिया था आर्टिकल 36 से 42 तक, और आज 43 से 51 तक। सो थैंक यू। अब आएंगे वीरेंद्र सर ज्योग्राफी का लेक्चर लेने, हो गया।